हमारे देश में जितने पॉपुलर टीवी सीरियल है उतने ही पॉपुलर उनके रखे जाने वाले नाम भी है। जैसे कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कुमकुम। इन नामों से लोगों को पता चलता है कि जब आप ग्रहों के हिसाब से नाम रखते हैं तो कितना फायदा होता है। इसी रीत को फॉलो करता आया है हमारा कक्कड़ परिवार। सॉरी, कक्कड़ कक्कड़ यानी कि एक एक्स्ट्रा क लगाकर। अरे माँ, जल्दी नाश्ता लगाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। तुम्हारे पापा भी बस आ ही गए। देखो जरा पेपर तो देना। देखो तो आज के राशि फल में क्या लिखा है। कौन सा नंबर लकी है हमारे लिए? हाँ, आज तो मैंने पंडित जी से पूछ भी लिया कि कौन सा अक्षर आज के लिए सही रहेगा। उन्होंने कहा कि आज ख शब्द शुभ रहेगा, इसलिए देखो मैंने खिचड़ी बनाई है आज सबके लिए। माँ, खिचड़ी कौन खाता है सुबह सुबह? अरे तो खाखरा खा ले। माँ, मुझे भूख लगी है, खाखरा खाने से थोड़ी ना पेट भरेगा। अरे खिचड़ी नहीं खानी, खाखरा नहीं खाना तो खमण खा ले। हाँ लाओ, यही दे दो। खिचड़ी से अच्छा यही खमण है। लेकिन आज ना तुझे पूरा दिन ख से बना हुआ खाना ही खाना है, समझा? अरे माँ, अब ख से खाना कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं? देख, मैं खिचड़ी टिफिन में डाल देती हूँ, लेकिन आज ख वाले अक्षर ही शुभ है। तूने इसके अलावा कुछ भी खाया तो अपशगुन हो सकता है, समझा? ठीक है माँ, नहीं खाऊंगा। कुछ भी ख से हटकर नहीं खाऊंगा। अब तो ठीक है। और सुन, आज का लकी नंबर 8 है, तो याद रखना, कोई भी पेमेंट करे तो 8 नंबर वाला ही करना। और किसी का फ़ोन भी तभी उठाना जब उसमें 8 हो। किसी दिन ना आप दोनों मेरा बिजनेस बंद करवा के रहोगे। अरे इन सब चीज़ों की वजह से ही तो तेरा बिजनेस इतना कामयाब हो रहा है। हाँ, मेहनत और टैलेंट नाम की तो कोई चीज होती ही कहाँ है इस दुनिया में, है ना? अरे मेहनत और टैलेंट भी तभी काम करता है जब किस्मत साथ देती है, और किस्मत इन सब चीज़ों से ही बनती है बेटा। आप दोनों से बहस में कौन जीत सकता है? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अरे बेटा, टिफिन तो लेता जा। हमारा कक्कड़ परिवार न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास करता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब चीजों की वजह से ही उनकी इतनी तरक्की हो पाई है। और अब विश्वास हो गया तो उस विश्वास को तोड़ना इतना आसान तो था नहीं। लेकिन क्या आकाश की पत्नी इन सब चीजों में विश्वास कर पाएगी? अरे आज मानसी के घर से फोन आया था। उसके पापा चाहते हैं कि हम इसी महीने आकाश और मानसी की शादी करते। दोनों की सगाई को काफी वक्त हो गया है ना, इसलिए। हाँ, बात तो सही है उनकी भी। हमें मुहूर्त तो देखना होगा। तो इसी महीने की किसी भी तारीख को रख लेते हैं शादी। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पहले मैं पंडित जी से पूछूंगी, फिर ही कोई तारीख नक्की करेंगे हम। हाँ, तुम पंडित जी से पूछ लो, फिर हम उसी दिन के हिसाब से सारा कुछ तय करेंगे। अरे माँ, दिव्या के घर पे उनके विदेश से मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसी महीने करते हैं शादी, क्योंकि बाद में वो लोग आ नहीं पाएंगे। अरे पर इस चक्कर में गलत तारीख को शादी कर दी तो अपशगुन हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे तुम्हारे पापा। शादी में किस नाम से खाने की चीजें रखनी है वो भी तो पूछना पड़ेगा ना। माँ, शादी में तो ये सब मत करिएगा। कैसा लगेगा जब शादी में एक नाम की चीजें होंगी तो? अरे चाहे जैसे जो भी लगे, हम तो वैसा ही करेंगे। तुम्हें पता है ना, हम यही करते आए हैं। इसी की वजह से तो हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। पता नहीं इनका ये विश्वास कब जाएगा। आकाश अपने माँ पापा की जिद पर कुछ नहीं कह पाया। मुहूर्त भी इसी महीने की 20 तारीख का निकला था, और खाने का अक्षर निकला था प। प मतलब पाव भाजी, पनीर की सब्जी, पानी पूरी, पिज्जा, ये सारी चीजें रखी गई जो मेहमानों को पसंद आई। देखा, हमने कहा था ना सबको शादी में मजा आएगा। हमारा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। हाँ हाँ, देख लिया और मान भी लिया। मानसी बहू, अब तुम भी इस घर की सदस्य हो। तुम्हें भी इसी तरह घर की परंपरा को आगे बढ़ाते रहना है। कैसी परंपरा मम्मी जी? इस घर में हर दिन वार के हिसाब से शुभ अक्षर पे ही खाना बनता है। जैसे आज सोमवार है तो आज केवल च अक्षर से ही खाना बनेगा। और अगर च अक्षर से खाना नहीं बना तो? बहू, तुम सोच भी नहीं सकती कि कितना बड़ा अपशगुन हो सकता है। ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? हाँ, एक बार मैंने शुभ अक्षर से खाना नहीं बनाया था तो आकाश एग्जाम में फेल हो गया था। माँ, उस वक्त मैं सिर्फ 2nd क्लास में पढ़ता था, मैं कोई PhD में फेल नहीं हुआ था। अरे चुप कर, तुझे कुछ पता नहीं। मानसी बहू, तो इस बात का ख्याल रखना कि इस घर में सब कुछ शुभ आंकड़ों के हिसाब से और शुभ अक्षर के हिसाब से ही हो। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी कि जैसा आपको विश्वास है वैसा ही मैं करूँ।
मानसी ने कह तो दिया था, लेकिन हर दिन उसे एक ही अक्षर की चीजें बनाना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि कभी घर में च से चीजें बनती तो सब्जी के साथ चावल बनाने पड़ते, कभी रोटी नहीं बनती तो कभी सब्जी नहीं बन पाती थी। अरे ये क्या है, रोटी कहाँ है? अरे आज स से खाना बनाना था ना, तो सिवैयाँ बनाई हैं, सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। अरे खाऊं किसके साथ? रोटी चावल कुछ तो दो। अरे ऐसे कैसे? चावल और रोटी दोनों नहीं बनेगी आज, जो है वही खा ले। माँ ये रोज रोज के ड्रामे से मैं तो परेशान हो गया हूँ सच में। मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तूने इस अक्षर के अलावा कुछ खा लिया तो अपशगुन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं जा रहा हूँ बाहर का कुछ खाने। रोटी और चावल के बिना मैं खाना नहीं खाने वाला। आकाश गुस्से में चला जाता है और बाहर का खाना खाकर ही वापस आता है, लेकिन घर आते वक्त उसकी गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ जाती है और उसे बचाते हुए उसकी गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि अपशगुन होगा। देख, लग गई ना चोट। अरे माँ थोड़ी सी चोट लगी है बस सर पे, और कुछ नहीं हुआ। तुम ये सोचो कि बहुत बड़ा भी तो कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ ना। हमने कहा था कि ये सब मत कर। अब देख इसका ही नतीजा है। माँ जी सही कह रही है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमें ये सब विश्वास करना चाहिए। मानसी तुम तो ऐसी बातें मत करो। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने दुनिया देखी है। तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी आज अलग खाना खाने की वजह से ही तो ये सब हुआ ना, फिर मैं ये कैसे बात न मानूं? अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। माँ आपको याद है जब बचपन में मेरे 7वीं क्लास में अच्छे नंबर आए थे? हाँ याद है, तभी मैंने तुझे उस दिन पूरा दिन क अक्षर से चीजें खिलाई थी, याद है? तभी तो आए थे इतने अच्छे नंबर तेरे। नहीं, उस दिन मैंने बाहर जाकर गुलाब जामुन और मैगी खाई थी दोस्तों के साथ, लेकिन आपको बताया नहीं था। फिर भी मेरे अच्छे नंबर आए ना। लेकिन तेरी कंपनी की कामयाबी भी तो इसी से ही है ना। नहीं पापा, आज तक आपने जो भी आंकड़े बताए उसका मैंने कभी कोई यूज़ नहीं किया। मैं अपनी कंपनी में कभी किसी भी तरह के अक्षर को फॉलो नहीं करता। उल्टा मैं तो वहाँ भी अलग अलग चीज़ें खाता था। इसके बाद भी आज मेरी कंपनी फायदे में है। लेकिन तेरी शादी देख, हमने कितने अच्छे दिन पर करवाई, उसमें सारे पकवान भी प अक्षर से। मैंने ही कहा था पंडित जी को कहने के लिए, ताकि मैं अलग अलग चीज़ें रखवा सकूं अपनी शादी में। और तारीख भी मैंने ही डिसाइड की थी। अब आप कहिए, हुआ क्या कुछ बुरा? अरे पर ये सब माँ, जब जब जो जो बुरा होना होता है वो होकर ही रहता है। हमारे इन सब अंधविश्वास में पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज आप मानसी को ये विश्वास दिलवा रही हो, कल को मेरे बच्चे भी इन सब में ही पढ़कर रह जाएंगे। उनके मन में मेहनत करने की बजाय अंधविश्वासी बातें घर कर जाएंगी। आज मैंने अपनी मेहनत से ये सारा बिजनेस खड़ा किया है। मैं नहीं चाहता कि आप इसका श्रेय इन सब चीज़ों को दें। कावेरी, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है। हमने हमेशा ही आकाश को इन सब चीज़ों में विश्वास करने को कहा, क्योंकि हम इनमें विश्वास करते हैं। लेकिन आकाश ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और आपका टैलेंट सच्चा हो तो आपकी किस्मत हमेशा ही आपका साथ देती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं मानसी बहू। आज के बाद हमारे घर में सारी चीज़ें बनेंगी, चावल रोटी सब्जी सब कुछ। ठीक है? ठीक है माँ जी। वैसे आज स से चीज़ें बनानी है तो सेव की मिठाई ले आऊँ मम्मी जी? लो, अब एक को समझाया तब ये भी शुरू हो गई। ये कहानी शुरू से नहीं बल्कि आखिरी से शुरू हुई है। कैसे? खुद ही देखिए। माँ, क्यों नहीं करवा रहे आप लोग राहुल से मेरी शादी? प्रॉब्लम कहाँ है? माना कमा नहीं रहा है, लेकिन उसके पापा सरकारी ऑफिसर हैं, अपना मकान है और मैं पूरे 19 साल की हो गई हूँ, और वो भी ये। अरे बेटा, बात 19 साल की नहीं, कमाने की है। चल बता, कितना कमा लेता है ये राहुल? वाह माँ, कमाई तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुमको शादी करनी हो। हाँ हाँ, मुझे ही करनी है शादी, अब बता। तभी वहां रिया के पिताजी आ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। करो करो रिया की माँ, शादी करो। विदाई के बाद मैं और रिया धूम मचाएंगे, है ना बेटा? लो, एक कम थी, दूसरे भी आ गए। अरे ये तुम्हारी बेटी शादी करने की जिद कर रही है उस मल्होत्रा के बेटे से। अरे तो क्या कमी है, खानदान भी अच्छा है। बस राहुल कमाना शुरू कर दे, हम शादी भी कर देंगे। ये तो अच्छा ही है ना, लड़का ढूंढने की झंझट से छुटकारा मिल गया। अरे वही तो मैं भी बोल रही हूँ, लड़का कमाई शुरू कर दे तो शादी भी करवा देंगे। रिया अब पूरे गुस्से में थी। वाह माँ, वाह पापा,
खुद की शादी तो 18 साल में कर ली थी और मुझे रोक रहे हैं, क्यों? अब रिया की माँ पिता दोनों ही शांत हो जाते हैं। दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी रिया के पिता उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हैं और कहते हैं, रिया बेटा, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर शायद तुम जल्दी शादी करने की जिद छोड़ दो। कहानी? अरे वाह! अब जिद में छोड़ू या नहीं वो तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है। काशीपुर का अजीत और गोरखपुर की कंचन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के वक्त दोनों की उम्र ही कम थी। अजीत तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कंचन का पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता है। ये क्या, सारा दिन पढ़ते रहते हो? मुझे मेला घूमने जाना है। हाँ चलो, शाम को चलते हैं ना मेला देखने। लेकिन देखो, कुछ जिद मत करना, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मेला देखने जाओ और कुछ लो भी ना? ना, मैं तो बहुत सारा सामान खरीदूंगी। अजीत उठकर वहां से चला जाता है और माँ के पास जाता है। माँ, कुछ पैसे दे दो ना, शाम को कंचन को लेकर मेला देखने जाना है। अरे वाह जी वाह! पति जिसका एक पैसा ना कमाए, वो औरत मेला जाकर खरीदारी करने का सोच भी कैसे सकती है? अरे धीरे बोलना माँ, वो सुन लेगी, छोटी है अभी। हाँ, तो तू कौन सा बूढ़ा हो गया है? सुन लेगी तो सुन ले। माँ, पैसे देने हैं तो दे, वरना मैं पिताजी से मांग लूंगा। तभी कंचन वहां आ जाती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। अरे नहीं, रहने दीजिए, मेरे पास तो सब है। क्या करना है मेला घूमकर? बिना वजह थकावट हो जाएगी। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे बहू, सारा दिन तो तू गिलहरी की तरह फुदकती रहती है, ऐसे कैसे थकावट हो जाएगी? अजित, ये ले पैसे, बहू को मेला दिखा लाना, जा। ये देखकर सास का मुंह फूल जाता है। अरे हम तो पति के कमाई के भी मजे नहीं ले पाए, दूसरे ही ऐश कर रहे हैं। जबान में लगाम लगा ले अजित की माँ, बहू की अभी उम्र ही क्या है? अरे तो इसके माँ पिता को तो पता होना चाहिए ना कि दामाद कुछ कमाता नहीं, कम से कम महीने का भत्ता तो भेजे बेटी को। अजीत और कंचन मेला देखने चले तो जाते हैं, लेकिन कंचन के मन में सास की बात गूंज रही होती है। अरे कंचन, वो चूड़ियाँ खरीद लो ना, अच्छी लगेगी तुम पर। अरे नहीं, मेरे पास तो वैसे भी बहुत है, रहने दे आप। अजित ने काफ़ी कोशिश की कि कंचन कुछ खा ले या खरीद ले, लेकिन कंचन खाली हाथ घर आ जाती है। ये लो माँ, तुम्हारे सारे पैसे। कंचन ने कुछ नहीं लिया। अरे ना ले, एक तो फ्री के पैसे दो, ऊपर से नखरे देखो। अरे वाह जी वाह! इतना नखरा तो मैंने अपने पति की कमाई का नहीं दिखाया जितना ये लड़की नखट्टू पति का दिखा रही है। अजीत को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कंचन के साथ कमरे में चला जाता है। मुझे इतनी जल्दी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी कंचन। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। शादी में प्यार के साथ सम्मान भी होना ज़रूरी है। पति की कमाई के बिना ससुराल में पत्नी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। एक दिन, हे भगवान! अरे क्या हुआ कंचन? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जा ही रहे होते हैं कि सामने अजित की माँ आ जाती। अरे वाह जी वाह! पेट में दर्द है तो सीधे डॉक्टर के यहाँ। अरे कमाता क्या है तेरा पति जो डॉक्टर की दवाई लेने जा रही है? अजवाइन में काला नमक मिला के खा ले गर्म पानी के साथ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अरे नहीं माँ, कंचन को सच में बहुत दर्द हो रहा है, वरना वो तो दर्द सहने में माहिर है। अरे बेटा, सहने में तो माहिर होना ही पड़ेगा। पति जो कमाता नहीं, किसके सर पर नाच कर अपनी डिमांड पूरी करवाएगी? अब कंचन कमरे में लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह कंचन उठती नहीं है तो अजय डर जाता है। पिताजी जल्दी आइए, देखिए ना कंचन को क्या हो गया, ये उठ ही नहीं रही। माँ क्या हो गया? मेरी कंचन कहीं मर तो नहीं गई? अरे रुक बेटा, मैं देखता हूँ। नहीं, बहू की सांस तो चल रही है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर आते हैं, कंचन को दवाई देकर जाने लगते हैं और कहते हैं, आपकी बहू को अल्सर की बीमारी है। क्या कभी बताया नहीं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं कैसे इतना दर्द सहती रही।
अब रिया की आंख में आंसू थे। तो पापा, कंचन को क्या हुआ था? क्या वो मर गई? और अगर उसको इतना दर्द था तो वो बोले क्यों नहीं कि दर्द है? तभी रिया की माँ कहती है, क्योंकि पति की कमाई नहीं थी बेटा। सास हर बात पर उसके मम्मी पापा को कोसती। कोई लड़की शादी के बाद अपने मायके वालों के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। सच कह रही हूँ माँ। मैं भी राहुल से साफ कह दूंगी कि पहले कमाओ, थोड़े उम्र में बड़े हो जाओ, फिर करेंगे शादी। दूसरी तरफ कंचन यानी रिया की माँ, अजीत यानी रिया के पिता को देखकर एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि जो गलती उन लोगों से हुई वो अपने बच्चों से नहीं दोहराएंगे। भारिया गांव के सरकारी अस्पताल में धर्म सिंह चिंतित खड़ा था। अम्मा, मुझे बेटा ही होगा ना? हाँ मेरे लाल, तुझे बेटा ही होगा, हमारे वंश का वारिस। मुबारक हो, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्या? दो लड़के? नहीं, एक लड़का और एक लड़की। क्या? धर्म सिंह का सारा उल्लास धरा का धरा रह गया। अब उसे दूसरी चिंता सताने लगी, लड़की की शादी की। अम्मा, अब इतनी महंगाई में इस लड़की को कैसे पालू पोसूं? और इसकी शादी? बाप रे बाप। आपकी पत्नी आपको अंदर बुला रही है। कमरे के अंदर पद्मा के बगल में 2 बच्चे थे। देखिए जी, दोनों आप पर ही गए हैं। अब लड़का कौन सा है? ये रहा। धर्म सिंह ने अपने बेटे को उठाया और उसे चूमने लगा। कुछ देर बाद, ए जी, इसे भी देखिए ना, इसके नए नक्श कितने सुंदर हैं। हाँ, रहने दो। ये सुनकर बेचारी पद्मा का मुंह उतर गया। कुछ दिन बाद वे दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचे। धर्मा सिंह की मां ने सबकी नजर उतारी। पद्मा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जी, बोलिए। मैं इस लड़की को अपने एक मित्र को दे रहा हूं। अब से वही इसका पालन पोषण करेगा। लेकिन ये हमारी बेटी है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो पद्मा। इतने महंगाई के जमाने में हम 2 बच्चों को कैसे पालेंगे? ऊपर से ये लड़की है, इसकी शादी ब्याह का खर्चा कहां से लाएंगे? मेरा जो मित्र है उसकी कोई संतान नहीं है। वो हमारी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पालेगा, हमसे भी बेहतर। आप जब इतने बड़े परिवार को पाल सकते हैं, तो क्या आप इस नन्ही की जान को नहीं पाल सकते? पद्मा, मेरी बात समझो। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हम इसे नहीं पाल पाएंगे। लाओ, इसे मुझे दे दो। पद्मा अपनी बेटी को पकड़कर रोती रही और फिर धर्म सिंह के ज्यादा जिद पर उसने रोते हुए अपनी बेटी को धर्म सिंह के हवाले कर दी। धर्म सिंह ने अपनी बेटी अपने दोस्त की पत्नी को दे दी, जो बच्ची को पाकर फूले ना समाई। यह धर्म सिंह अपने बेटे को लाड़ करने लगा। धर्म सिंह अपने बेटे को चलना सिखा रहा था। ये देख पद्मा अपनी बेटी का सोचकर रोने लगी। जैसे जैसे धर्म और पद्मा का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके लाड़ भी बढ़ते गए। अब धर्म अपने बेटे को कंधे पे गांव भर घुमाया करता था। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ, ये लो। अब 20 साल बाद, बाबा, मुझे फटफटी चाहिए। लेकिन बेटा, तू तो हमारी परिस्थिति जानता है। मेरे सारे दोस्तों के पास फटफटी है, मुझे भी चाहिए।
धर्म सिंह ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख अपने बेटे को फटफटी दिलवाई। फिर कुछ साल बाद बेटे को व्यापार के लिए पैसे चाहिए थे, तो धर्म ने अपना खेत भी लाला के यहाँ गिरवी रख दिया। धर्म ने अपने बेटे के लिए गांव में एक किराने की दुकान खोल दी, जिससे अब उसका बेटा कुछ न कुछ कमा ही लेता था। और फिर बड़े धूमधाम से उसकी शादी भी करवाई। लेकिन ब्याह के बाद लाड साहब के तेवर और भी बदल गए। धर्म का बेटा हमेशा उससे झगड़ता रहता। बाबा, मैंने कहा था आपसे कि मेरे ससुराल वालों को ताने मत मारा करो, लेकिन आपको कहा मेरी बात सुननी है। अरे बेटा, मैं तो बस समधी जी से मजाक कर रहा था। मजाक? आप उन्हें ताने मार रहे थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और फिर एक दिन धर्म सिंह के बेटे ने अपने माँ बाप को उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। पद्मा रोने लगी। अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मैंने सोचा था तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा मेहनत करे और आप आराम से ठाट से रोटी तोड़े, ऊपर से दिन भर खिटखिट। मैं काम करूं या आपकी खिटखिट सुनते रहूं? जाइए जाइए, अपना रोना कहीं और रोइए। बेटे की ऐसी कटाक्ष भरी बातें सुनकर धर्म सिंह पूरी तरह से टूट गया। पद्मा ने उसे उठाया और वो दोनों रोते रोते वहां से चले गए। दोनों चलकर एक मंदिर के पास पहुंचे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम प्रसाद तो खा लीजिए। दोनों प्रसाद खाने के लिए प्रांगण में बैठे और वहां पर एक बूढ़ी औरत प्रसाद परोसने आई। भाई साहब, आप? धर्म ने उस औरत की ओर देखा। भाई साहब, मैं आपके दोस्त रवि की पत्नी हूँ। आपको याद होगा कि 25 साल पहले आपने अपनी बेटी मुझे दी थी। वो देखिए आपकी बेटी खुशी, आज वो एक डॉक्टर है और साथ ही साथ एक वृद्धाश्रम भी चलाती है। बड़ी ही नेक है आपकी बेटी। ये सुनकर धर्म की आंखों से आंसू बहने लगे। पद्मा ने अपनी बेटी को रोते हुए गले लगा लिया और फिर पद्मा ने उनके साथ हुई सारी घटना बताई। माँ, पापा, आप लोग मुझे वापस मिल गए, मुझे सारी दुनिया मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज से आप मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगी। एक तरफ जहाँ धर्म सिंह के बेटे ने धर्म सिंह को घर से निकाल दिया और दूसरी तरफ उसकी बेटी ने उसे अपनाया, जिसे धर्म सिंह ने वर्षों पहले ठुकरा दिया था। शिक्षा। लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती है। सिद्धार्थ की माँ उसकी शादी किसी अमीर घर में कर ढेर सारा दहेज लेने का प्लान बना रही थी। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ अपने साथ शिल्पा को ले आया। माँ, मैंने शिल्पा से शादी कर ली है, आज से ये तेरी बहू है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लड़की दिखने में भी सुंदर है, लेकिन इसके पिता क्या करते हैं और क्या शादी का सामान पीछे ट्रक में आ रहा है? नहीं माँ, शिल्पा एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उन लोगों के पास शादी के पैसे नहीं थे और मैं इससे बहुत प्यार करता था, तो मैंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब आप ना एक अच्छी सी पार्टी दे देना माँ। अच्छी सी पार्टी के पैसे कहाँ से आएंगे? और हाँ, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ फ्री में रहने खाने की व्यवस्था हो जाए। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ? अब मैं इस घर की बहू हूँ, अब तो शादी भी हो गई। अच्छा होगा कि आप इस बात को मानकर मुझे अपना लें। इतना कहकर शिल्पा अंदर चली जाती है। तभी रीटा की बेटी कॉलेज से आ जाती है। फैशनेबल श्वेता माँ को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे तेरा भाई किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर आया है, अब तेरे दहेज का इंतजाम कहाँ से होगा बिटिया?
और अब तेरी भी शादी दहेज की कमी के कारण किसी गरीब घर में होगी। श्वेता माँ की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर भाई ने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, 2 दिन में उसे घर से भगा दूंगी। शिल्पा घर के सभी लोगों को रात में खाना बनाकर खिलाती है। किचन साफ करके खुद खाकर सोने जा रही होती है, तभी उसे श्वेता रोक लेती है। सुनो भाभी, तुमने ये जो जेवर पहने हैं ना, मुझे दे दो, मैं माँ को दे दूंगी, जिससे वो आगे मेरे लिए दहेज बनवा सके। ये मेरे गहने हैं, मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर बनवाए हैं, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। ज्यादा मत बोलो भाभी, जितना मैं कहती हूँ उतना मान लो, वरना अंजाम बुरा होगा। होने दो बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन शिल्पा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे कोई तो मेरी सुनो, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? हाय, मैं तो लुट गई। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ शिल्पा, क्यों रो रही हो? मेरा सारा सोना गहने सब चोरी हो गए। देखिए जी, रात मैंने उतार कर यहीं रखे थे, सुबह उठी तो वहां नहीं थे। लेकिन हमारा कमरा तो बिल्कुल आखिरी में पड़ता है, बाहर से चोर के अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चोर बाहर का नहीं, अंदर का ही है जी। कल रात तुम्हारी बहन मुझसे मेरे गहने मांग रही थी, लेकिन मैंने नहीं दिए। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अंजाम बुरा होगा। ये कहकर शिल्पा दोबारा रोने लगती है कि तभी बाहर से श्वेता और रीटा अंदर आ जाती हैं। वाह भाभी वाह, क्या कहने, यही सिखाया है आपकी माँ ने आपको? अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और भैया को हमारे खिलाफ भड़काने भी लगी। अरे नहीं श्वेता, ऐसी बात नहीं है। बस तुम ये बताओ, क्या कल सच में तुमने शिल्पा से उसके गहने मांगे थे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगी इन गहनों का? मैं तो वैसे भी गहने पहनने का शौक नहीं रखती। देखो सिद्धार्थ, अच्छा होगा कि तुम शिल्पा से ही पूछो, कहीं ये गहने अपने घर तो नहीं दे आई और इल्जाम हम पर लगा रही है। रीटा की बात सुनकर सिद्धार्थ शिल्पा से कहता है, शिल्पा, हमारे घर में कोई चोर नहीं है, बेहतर होगा तुम ही इधर उधर देखो, कहीं रखकर भूल गई होगी। रीटा और श्वेता वहां से चले जाते हैं। एक तो दहेज में कुछ लेकर नहीं आई और जो लाई भी उसे भी चोर के हवाले कर दिया। रहने दो ना माँ, तुम क्यों खून जला रही हो? बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अच्छा ही हुआ, अब उसे पता चलेगा कि गहने संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वहीं शिल्पा भी बेचारी कमरे में ही गहने ढूंढती है, लेकिन उसे वो गहने कहीं नहीं मिलते हैं। अचानक शिल्पा के सामने कुछ आता है और वो खुश हो जाती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि क्या शिल्पा को उसके गहने मिल गए, और अगर नहीं तो उसके गहने कहाँ गए? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। सरला के 3 बेटे थे। तीनों ही सरला का बड़ा ख्याल रखा करते। कुछ कमाते तो माँ को ला कर देते, कहीं भी जाते तो माँ को पूछ कर जाते। वो अपनी माँ को बहुत मानते, जिससे सरला बहुत खुश रहती। और वक्त के साथ साथ सरला एक एक करके अपने तीनों बेटों के लिए लड़कियां पसंद करके उनकी शादी करवा देती है। एक दिन सरला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों मेरी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर को जोड़कर और मिलजुल कर प्यार से रहो। सरला की जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है। उसके बेटे पहले की ही तरह पहले माँ को पूछते, फिर खाना खाते। बाहर जाते तो माँ का पैर छू कर जाते। माँ के हाथ में घर की सारी कमाई रख देते। और ये बात धीरे धीरे तीनों बहुओं को बुरी लगने लगी। एक दिन पहली बहू रसोई में दूसरी बहू से कहती है, बहन, हम सारा दिन घर का काम करते हैं,
और हमारे पति सारा पैसा माँ जी को दे देते हैं। ये तो गलत है। हाँ, कह तो तुम सच रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों कुछ नहीं कर सकते? अगर हम तीनों मिल जाएं, तो माँ जी के हाथ एक चवन्नी भी ना लगने दे। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह घर में नाश्ता नहीं बनता है। सरला के तीनों बेटे खाने के टेबल पर बैठकर नाश्ता लाने को कहते हैं। तभी वहां बड़ी बहू दो छोटी बहुओं के साथ आकर कहती है, आज खाना ना बना है और ना ही बनेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? सही तो कह रही है भाई साहब दीदी। हम सारा दिन घर का काम करें और पैसा आप लोग माँ को दे दे। अच्छा, तो ये बात है। तुम लोगों की हर डिमांड पूरी होती है, फिर क्या करोगी पैसों का? हमें आज से अपने अपने पति की सारी कमाई चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगी, नहीं तो हम लोग अपने मायके जा रहे हैं। सरला भी वहां खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है माँ जी? शर्त ये है कि जैसा ये घर अब तक चल रहा था, वैसा ही आगे भी चलेगा। पहले की तरह किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीनों बहुएं खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ बोल पड़ती है। हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें मंजूर है। हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें मंजूर है। और सरला के कहने पर तीनों बेटे अपनी कमाई बीवियों को देने लगते हैं। तीनों बहुएं रसोई में जाकर एक दूसरे को खुशी से देखती है। अब बस जो पैसे बचेंगे ना, हम उन पैसों से ऐश करेंगे, गहने और ढेर सारी खरीदारी करेंगे। तीनों खुशी खुशी अपने कमरों में चली जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब तीनों ही बहुएं अपने अपने पैसों को बचाने की फिक्र में लग जाती है। दिन ब दिन घर में कभी कुछ खत्म होता तो कभी कुछ, लेकिन कोई भी पैसे खर्च करने को राजी न होता। तभी एक दिन खाने के टेबल पर सरला का बड़ा बेटा बार बार कटोरी में चम्मच डालता और निकाल देता। ये क्या कर रहे हो? दाल की कटोरी में क्या ढूंढ रहे हो जी? वो मैं दाल ढूंढ रहा हूँ। सारा परिवार हंसने लगता है। हाँ, ठीक है, वो दाल इतनी महंगी है कि क्या बताएं। बेटा, वो तो पहले से ही महंगी थी। मैंने कहा था ना कि घर में किसी को खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे माँ, आपका जमाना कुछ और था, अब महंगाई आसमान छू रही है। अरे 2 ही महीने में जमाना बदल गया क्या भौजी? हाँ, बदल गया। अब हम झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। उसके हाथ में नए कंगन चमक रहे होते हैं। अरे भाभी, ये नया ली है क्या? आप तो बोल रही थी कि पैसा ही नहीं बचता बच्चों की फीस के लिए। अरे ये तो बस ऐसे ही। वाह वाह भौजी, दाल महंगी और हाथ में सोना। चुप, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभी से? चलो जाओ, छोटी सी दाल का सोना बना दिया। क्या बोले? अरे मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। अब तो ठीक है ना मेरी भाग्यवान? अगले दोपहर सरला की बहुएं, माँ, हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, शाम को आते देर हो जाएगी, आप रसोई में जाकर खाना बना लेना। सरला बेचारी करती भी तो क्या, वो रात का खाना बनाने के लिए रसोई में तो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि खाने के सामान में कुछ डब्बे खाली हैं, तो सब्जी के नाम पर बस कुछ आलू पड़े थे। सरला को जो मिला उसमें से वो खाना बना देती है। रात को खाने के टेबल पर, अरे इतना थोड़ा सा खाना? हाँ, आज खाना माँ ने बनाया है। बड़े दिनों बाद माँ ने खाना बनाया है ना, तो हो सकता है कि माँ को अंदाजा ना मिला हो। सरला को बहू की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। बहू, रसोई में खाने का सामान खत्म था, इसलिए खाना कम बना। सरला इतना कहकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है।
अगले दिन सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सरला का बेटा दरवाजा खोलता है। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं। अब कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग बिजली विभाग से आए हैं। आपके घर की बिजली आज कट जाएगी क्योंकि आप लोगों ने 2 महीने की बिजली का बिल नहीं भरा है। कौन है बेटा? माँ, बिजली वाले हैं जो घर की बिजली काट रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? सरला तीनों बहुओं को बुलाती है। माँ जी, हम लोगों के पास अब तो पैसे बचे ही नहीं। खर्च ज्यादा हो जाने के कारण हम लोगों में से किसी ने बिजली का बिल नहीं भरा है। अब क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? बिजली कट जाएगी। रुको रुको, तुम लोगों के 2 महीनों के बकाया पैसे मैं दे रही हूँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। माँ ने तुम लोगों के एक बार कहने पर सारा पैसा तुम लोगों को दे दिया, लेकिन आज हमारी इतनी मेहनत के बाद भी भंडार और रसोई खाली है। वो तो छोड़ो, आज ये नौबत आ गई कि घर की बिजली कट जाती। वो तो माँ ने बचा लिया। माँ, हमें माफ कर दे। हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। हम पहले आपसे ये सीखेंगे कि घर कैसे चलाया जाता है, तब कोई जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? बेटा, जिन पैसों से तुम लोगों से घर अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उन्हीं पैसों को सही तरीके से खर्च कर मैंने इन पैसों को भविष्य के लिए बचाया था। सभी बहुएं सरला से माफी मांगती है और आगे भी साथ में मिलजुल कर रहेंगी, ये वादा करती है। शिक्षा, परिवार मिलजुल कर चले तो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं।